जय हिंद दोस्तों। आज मैं लाया हूँ सरस्वती बीपीएससी से रिलेटेड। जय हिंद दोस्तों। आज मैं लाया हूँ सरस्वती बीपीएससी से रिलेटेड मॉडल प्रैक्टिस है जो 150 क्वेश्चन से संबंधित होंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति तथा मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन और बिहार से भी कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ, लेकिन पहले मेरा चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला मॉडल हल प्रश्न जो आएगा, अगला प्रैक्टिस सेट जो आएगा मॉडल का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा नारा है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। लेकिन बोध गया में गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना मत प्रचार और निश्चय किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि जो मुझे ज्ञान मिला वो हर जगह प्रचार प्रसार हो। गए से सर्वप्रथम ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में सबसे पहले गए। सारनाथ में जाने के बाद यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण को अपना पहला उपदेश दिया। 5 ब्राह्मण को सबसे पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने पहले उपदेश को। उसी उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर को त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण किया जाता है। यानी बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उपदेश दिए, जाके सारनाथ में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ, है ना, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को दिए थे, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम विश्वविद्यालय में इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार प्रांत के भागलपुर जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर जिला में, जहाँ भागलपुर के एक जगह पर पाथर घाट में स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के आसपास में कराया था। कौन? इसकी स्थापना पाल नरेश ने किया था 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के पास में किया। भागलपुर का एक स्थान है, पाथर घाट में स्थित है सर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। 16 महाजनपदों युग में मथुरा में इनमें से किसकी राजधानी, मथुरा का कहाँ राजधानी पड़ा? 16 का जो महाजनपद था उसमें मथुरा की राजधानी कहाँ है? तो मथुरा की राजधानी सुरसेन है दोस्तों। कौन? सुरसेन है। मथुरा की राजधानी सुरसेन है। महाजनपद को 2 प्रकार के राज्यों या स्वतः में बांटा गया था। एक राजतंत्रात्मक राज था, एक गणतंत्रात्मक राज था, उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन बज्जिज गणतंत्रात्मक राज में यह 8 कुलों का समूह था। जो गणतंत्रात्मक राज था यानी उसमें 8 कुलों का क्या था? उल्लेख था, जिसमें से बज्जिज, विदेह, मिथिला और लिच्छवी महत्वपूर्ण थे। बज्जिज, विदेही को मिथिला कहा जाता है। लिच्छवी महत्वपूर्ण था। लिच्छवी की कुल राजधानी वैशाल था। लिच्छवी का कहाँ राजधानी था? वैशाली। लिच्छवी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। इसमें बस्त की राजधानी कहाँ था? बस्त की राजधानी कौशाम्बी था। याद रखिएगा, बस्त की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी था। काशी की राजधानी वाराणसी था। जबकि सुरसेन का राजधानी कहाँ था? सुरसेन यानी मथुरा की राजधानी कहाँ था? सुरसेन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? यानी दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है। तो जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे दोस्तों, जिस भारत में उत्तर भारत में लोग आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का प्रचार प्रसार चल रहा था। यानी दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति का प्रचार प्रसार चल रहा था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति का अगस्त ऋषि के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? अगस्त ऋषि के द्वारा ही लाया गया था।
यानी उत्तर भारत में आज का प्रचार प्रसार चल रहा था, दक्षिण भारत में संस्कृति का प्रचार प्रसार चल रहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजंता की कला को इनमें से किसने आश्रय प्रश्रय यानी सहायता दिया? अजंता की कला को इनमें किसने सहायता दिया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बकाटक वंश के शासक ने। कौन? बकाटक वंश के शासक ने दिया था इसका। अजंता की कला को बकाटक वंश के माने सहायता किया था, बकाटक वंश की सहायता किया था। अजंता की गुफाएं में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की शाखा महायान से किससे महायान शाखा से संबंधित है। और अजंता का निर्मित में कितना गुफा? टोटल 29 गुफा था। कितना? 29 गुफाएं था, जिसमें वर्तमान में अभी 6 अवशेष अभी बच रहा है। कितना? 6 गो अभी बच रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1213 ईस्वी में निर्मित रुद्रेश्वर मंदिर का कहाँ स्थित हुआ था? मैंने रुद्रेश्वर मंदिर जो है कहाँ बना था, कहाँ इसका निर्मित किया गया था? कितना? 1213 ईस्वी में। तो रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का मुल्लुग जिला पड़ता है। मुल्लुग जिला में पालमेट नामक स्थान पर, मुल्लुग जिला पालमेट नामक स्थान पर पड़ता है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति, काकतीय राजा कौन था? गणपति देव, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था रेचरिल्ला, उसका नाम था रेचरिल्ला, यही बनाया था। इसे रामरप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन मंदिर? रामरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का 39वां मंदिर है दोस्तों। भारत का कहाँ? 39वां मंदिर है जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में से शामिल कर लिया। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि बीजापुर सल्तनत के शासक इब्राहिम शाह आदिल द्वितीय था। किताब ए नौरस नामक पुस्तक लिखा था। यह पुस्तक दक्कन भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? दक्कन भाषा में यह पुस्तक को लिखा गया था। बीजापुर के शासक था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन दोस्तों ये 1865 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी में हुआ था। इसको नेतृत्व करता थे भागीरथ मांझी। कौन थे? भागीरथ मांझी इसको नेतृत्व करता थे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर का था दोस्तों, ये सही है। शेख बुरहान गरीब, ये दौलताबाद का था, सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शेख मुइजुद्दीन चिश्ती अजमेर का था दोस्तों, ये सही है। शेख बुरहानुद्दीन ये गरीब दौलताबाद यानी दौलताबाद का था। शेख मोहम्मद हुसैनी एक गुलमर्ग था। शेख निजामुद्दीन औलिया ये मुल्तान का नहीं, ये दिल्ली का था। कहाँ का था? दिल्ली का था। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय का सूफी संत था। कौन था? चिश्ती संप्रदाय का सूफी संत था। इसे महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? बदायूं में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? शेख निजामुद्दीन औलिया को जन्म बदायूं में हुआ था। ये प्राम में बाबा फरीद के साथ मैंने रह रहे थे, यानी शुरुआत में बाबा फरीद के नाम जो था उनके साथ में अयोध्यन के पास है। अयोध्यन जो पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। वो बाद में फिर ये दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद निजामुद्दीन औलिया के मकबरा में एक पवित्र दरगाह का निर्माण किया, यानी पवित्र दरगाह के रूप में इसको जाना जाता है, इनको दरगाह का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह नीति की अपनाया? कौन सा दिल्ली सुल्तान था जो रक्त एवं लौह नीति को अपनाया था? तो रक्त एवं लौह नीति को अपनाया बलबन ने अपनाया था। कौन अपनाया था? बलबन ने अपनाया था। सुल्तान नासिर उद दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद, कौन? नासिर उद दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली की सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। यह गुलाम वंश का शासक था। कौन सा वंश का था? गुलाम वंश का शासक था। बलबन अपने आसपास के काल में दौरान रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किया था। बलबन अपने आसपास के काल में रक्त एवं लौह नीति का प्रतिपादन किया। अपनी ताकत के माध्यम से मवेतियों को कुचल डाला। किसको? मवेतियों को भी कुचल डाला था दोस्तों।
उसने अपने अधिकारियों को अनुशासित भी किया और साथ में सीझा एवं पौवेश प्रथा का भी शुरुआत किया था। पूछेगा सीझा एवं पौवेश प्रथा का शुरुआत कौन किया था? बलबन ने किया। इस प्रथा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सुल्तान के सामने आता, यानी कोई व्यक्ति सुल्तान के सामने जाता, तो घुटने के बल पर उसे झुककर अपने सर से जमीन तक के चूमना पड़ता था। अगर उसे नहीं कोई चूमता तो उसको वो आर्थिक दंड या शारीरिक दंड देता था। इसलिए उसे अगर जब कोई व्यक्ति अगर चूम लेता था, उस बलबन समझता था कि सुल्तान मुझे ये, मैंने सुल्तान का सम्मान करना कहा जाता था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था? याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था। तो मध्यकालीन भारत स्थानीय शासन के लिए जो प्रसिद्ध था वो चोल सम्राट था। कौन सम्राट? चोल सम्राट। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उसकी स्थानीय विशेषता स्वशासन व्यवस्था था। ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई था। कौन सा? ग्राम स्वशासन का पूर्ण इकाई था। ग्राम प्रशासन ग्रामवासियों करते थे और कई ग्रामों के समूह को कुर्रम कहा जाता था। उस समय बहुत सारे गांव मिला करके उसको कुर्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुर्रम। चोल शासक ने इस अभिलेखों को विस्तृत वर्णन किया है। क्या क्या? विस्तृत वर्णन किया है आगे जाकर। निम्नलिखित में किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबब्बाह को पुनर्जीवित करके किया गया? मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबब्बाह को पुनर्जीवित करके काम किया है। तो एक काम किया था, इसका नाम था साहब नहर। कौन नहर? साहब नहर किया था। साहब नहर को किया था। मुगल कालीन साहब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबाहों को पुनर्जीवित करके किया था। किसको किया था? पुनर्जीवित करके इन्होंने किया था। मुगल बादशाह अकबर के समय में शिहाबुद्दीन खान, बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद के तार खान द्वारा नहर की खुदवाई किया गया था। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन खेती को विस्तार देने के लिए इस नहर को मरम्मत किया था। यानी अकबर दिल्ली की खेती को विस्तार देने के लिए इस नहर को क्या किया था? मरम्मत किया था और इसको बदलाव किया था। ये कौन इसका आंसर होगा? साहब नहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट है जिसको सुमेलित करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिप्रेशन इसका है लाला लाजपत राय। इसका लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य के लेखक कौन? बाल गंगाधर तिलक है। ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग इसका है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सुरेंद्र। इंडिया फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन इसका है लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर सही उत्तर है। शुद्ध चांदी का रुपये का आविष्कार किसने किया था? तो शुद्ध चांदी का रुपये का आविष्कार शेरशाह ने किया था। कौन किया था? शेरशाह ने। शुद्ध सोने या चांदी का तांबे सिक्के का प्रचलन किया गया था। कौन? शेरशाह ने किया था। शेरशाह शुद्ध चांदी का रुपये को 180 ग्राम, इस 180 ग्रेन, तांबे का दाम था 380 ग्रेन। यानी चांदी के दाम था 180 ग्रेन और तांबे का कितना? 380 ग्रेन था इसके शासनकाल में। अगला, बगहात रियासत को ब्रिटिश विलय कब हुआ था? बगहात रियासत को ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो बगहात रियासत को ब्रिटिश में विलय 1850 ईस्वी में हुआ था। कितना? कब हुआ था? 1850 में। याद रखिएगा, बगहात रियासत को ब्रिटिश में विलय 1850 में हुआ था। सतारा को हुआ था दोस्तों 1848 ईस्वी में। जैतपुर एवं संभलपुर को हुआ था 1849 ईस्वी में। बगहात को हुआ था 1850। उदयपुर को हुआ था 1852 ईस्वी में। झांसी को हुआ था 1853 ईस्वी में। नागपुर को हुआ था 1854 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, सतारा 48, एक साल बाद हुआ था जैतपुर संभलपुर को। एक साल बाद उसके बाद एक बगहात को हुआ 1850 में। फिर 2 साल के बाद उदयपुर में 1852 में हुआ। झांसी को 53 में हुआ। नागपुर को 54 में हुआ।
निम्नलिखित में किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो देखिएगा, गांधी के नमक आंदोलन में दोस्तों इस भाग नहीं लिए थे, प्रभावती देवी ने भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू भाग लिए थे, अब राजकुमार या अमृत को भाग लिया था, कमला देवी चट्टोपाध्याय भाग लिया था। गांधी जी के 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू किया था कौन? नमक आंदोलन। इस यात्रा के दौरान कुछ 78 यात्री सहयोगी थे। सभी महिलाएं, सरोजिनी नायडू थे, राजकुमारी अमृता कौर था, कमला देवी चट्टोपाध्याय था, भाग लिया था, लेकिन प्रभावती देवी भाग नहीं लिया था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया? पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा किसने तैयार किया? तो इसका पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा था दोस्तों सिकंदर अहयात खान ने तैयार किया था। कौन किया था? सिकंदर अहयात खान ने तैयार किया था। मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन हुआ था। किसमें? मुस्लिम लीग का 1940 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव प्रारूप सिकंदर अहयात खान ने तैयार किया था। कौन किया था? सिकंदर अहयात खान यही था। और फजल हक ने 23 मार्च 1940 को ये प्रस्तुत किया था। फजलुल हक ने इसको दोस्तों फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को क्या किया था? ये प्रस्तुत किया था। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा थे जॉर्ज सस्टम। कौन थे? जॉर्ज सस्टम। कहा जाता कि भारतीय जब स्वतंत्र समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सस्टम था। जॉर्ज सस्टम को दिसंबर 1936 में सम्राट चुना गया। कहाँ का? ब्रिटेन का। तथा उनकी ताज पासी मई 1937 में हुआ था। यही ताजपोशी जो वहाँ का मैंने सम्राट का जो लेखा विधान होता है 1937 में हुआ था, यानी 1 साल के बाद उनको मैंने ताज पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने किन प्रांत में लोक निर्णायक संस्तुति की नहीं थी? यानी माउंटबेटन योजना 1947 में जून किन प्रांतों में लोक निर्णायक स्तुति नहीं थी? मान कौन सा प्रांत में लोक न्यायिक स्तुति नहीं था? तो ये दोस्तों था हैदराबाद में नहीं था, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत, ये सब में था। यानी माउंटबेटन योजना के तहत उत्तर पश्चिम सीमांत जनमत संग्रह का प्रावधान था। यानी उत्तर पश्चिम सीमांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था। साथ ही सिंधु बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में सिंध और असम मुस्लिम जहाँ बहुसंख्यक वाले सिलहट में भी इसका जनमत संग्रह का प्रावधान था, लेकिन हैदराबाद का प्रावधान नहीं था। संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता? तो नरीखंड कहा जाता था। कौन कहा जाता? नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र के अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। बौद्ध साहित्य इस क्षेत्र को कंजगल्ला कहा जाता है। यानी बौद्ध लोग ने इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कज जंगल कहा जाता था। कजंगला कहा जाता था। लेकिन महाभारत युग में इसी अंग को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। महाभारत युग में नरीखंड को अंग महाजनपद के में जाना जाता था। साफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? साफाहोर आंदोलन, तो ये जो साफाहोर आंदोलन जो है दोस्तों हो आदिवासी से संबंधित है। किससे? हो आदिवासी से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, साफाहोर आंदोलन जो है ये संताल आदिवासी से संबंधित है। किससे? संताल आदिवासी से संबंधित है, जिसे सपाहार कहा जाता है। यह आंदोलन संथाल के आंदोलन से संबंधित है। कहाँ से? संथाल में होता था। इसे खेरवार आंदोलन यानी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साफाहोर आंदोलन को खेरवार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1868 या 71 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। कितना? 1868 और 71 ईस्वी के आसपास में हुआ था। यह आंदोलन में केशवरवाद की स्थापना किया गया था। सामाजिक से संबंधित कुछ बातें कहा गया था। सामाजिक से संबंधित बातें कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में आदिम जनजाति कहाँ है? आदिम जनजाति जो है
आदिम जनजाति कोरवा कहा जाता है। कौन है? कोरवा। झारखंड प्रदेश में कुल 32 जनजातियां हैं। झारखंड प्रदेश में दोस्तों 32 जनजातियां, जिसमें से 8 आदिम जनजाति का समूह है। कितना? 8 जो है आदिम जनजाति का समूह है, जिसमें से आते हैं असुर, बिरहोर, बिराजिया, कोरवा, परहिया, सावर, मालपराहिया, मालपहारिया और सौरिया पहाड़िया। मालपहारिया और सौरिया पहाड़िया असुर आ गया, बिरहोर आ गया, बिराजिया हो गया, कोरवा पहाड़िया हो गया। ये सब क्या है? जनजाति, आदिम जनजाति के रूप में जाना जाता था। झारखंड टोटल 32, जिसमें से 8 जनजाति का आदिम जनजाति था। अंडी और ओपोरोतापी नाम से परिचित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो यह हो समुदाय से संबंधित है। किस समुदाय से? हो समुदाय से संबंधित है। ये एक प्रकार का विवाह है दोस्तों। प्रचलित क्या है? विवाह है, आदिवासी समुदाय से संबंधित रखता है। एंडी वार्ता के द्वारा विवाह ओपोरोतिपी अपहरण कर, मानी इसमें अपहरण करके शादी किया जाता है। किसका आता है? अपहरण करके शादी किया जाता है। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अब्बुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? अब्बुल हसन कुतुब शाह था। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा का शासक अब्बुल हसन हताब था दोस्तों। औरंगजेब 1686 में बीजापुर के और 1687 में गोलकुंडा पर अधिपत्य किया था। यानी 1686 ईस्वी में बीजापुर पर और 1687 में गोलकुंडा पर अधिपत्य किया था। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अब्बुल हसन कुतुब शाह था। कौन था? अब्बुल हसन कुतुब शाह था। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था, जिस प्रकार अकबर ने आसीरगढ़ को किले को खोला था। जिसके अकबर ने किसको खोला था? आसीरगढ़ के किले को खोला था। और औरंगजेब ने कहा जाता उसी प्रकार उसको सोने की कुंजियों से खोला था, जिस प्रकार अकबर ने आसीरगढ़ के किले को खोला था। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो कोल विद्रोह का किसने नहीं किया था? तो जतरा भगत ने नहीं किया था, बुद्ध भगत किया था, सुरमा किया था और सिग्राम किया था। बुद्ध भगत, सुरमा और सिग्राम किया था। कौन कौन? बुद्ध भगत, सुरमा और सिग्राम किया था। कहा जाता है कि कोल विद्रोह दोस्तों छोटा नागपुर के पठारी भागों से हुआ था। कोला द्वारा छोटा नागपुर के पठारी भागों में कोले के द्वारा किया गया था, क्योंकि उनकी भूमि मुखिया से छीनकर मुस्लिम एवं सिखों को दे दिया गया था। उनका जो भूमि था, भूमि को छीनकर मुस्लिम लोगों में बांट दिया था और सिख लोगों में बांट दिया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सुरगा सिग्राम ने किया। कौन कौन किया? सुरगा सिग्राम, बुद्ध भगत है ना, जतरा भगत, उराव विद्रोह से भी जाना जाता है। यानी ये सब क्या कहते हैं? नेतृत्व किए थे। किल सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। भूमि कर, यानी भूमि कर जो लगता था उत्पादन का कितना परसेंट? 50% कर दिया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी होगा दोस्तों। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने लगान जो भू राजस्व होता था, खराज कर, जो पैराज का खजान का पैदावार का आधा यानी 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि को पैमास नाप कर वसूल करना आरंभ किया था। यानी पैमास यानी नाप कर करके इतना मन उपज होता था, उसको नाप करके वो आधा भाग वो ले लेता था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित संगठनों के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे 1800 एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। कितना? 1885 ईस्वी में। मद्रास एसोसिएशन की स्थापना 1 साल पहले 1884 ईस्वी में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में किया गया था। तो इसी के अनुसार अगर हम सजाते हैं दोस्तों तो 3 नंबर आएगा। कौन आएगा? 3 नंबर आएगा। देख लीजिएगा।
शक्ति स्थल का संबंध किससे है? तो शक्ति स्थल का संबंध इंदिरा गांधी से है। किससे? इंदिरा गांधी से दोस्तों। किससे? इंदिरा गांधी से शक्ति स्थल का संबंध। तो इसमें देखिएगा इंदिरा गांधी से शक्ति स्थल का संबंध है। राजीव गांधी वीर भूमि कहा जाता, राजीव गांधी को वीर भूमि कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी की गांधी को स्मृति स्थल कहा जाता। याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जो स्थल है उसको स्मृति स्थल कहा जाता। और नेहरू शांति वन था आदि, और नेहरू शांति वन को, नेहरू को मैंने कहा जाता था शांति वन कहा जाता। नेहरू को क्या कहा जाता था? नेहरू को समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तानी युद्ध में बौद्ध को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? तो सुल्तानी युग में बौद्ध की सबसे प्रभावशाली शाखा थेरवाद था। कौन था? थेरवाद। कौन था? थेरवाद। थेरवाद शाखा सबसे प्रभावशाली था। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? किसे आंध्र भोज कहा जाता है? तो आंध्र भोज कहा जाता था कृष्णदेव राय को। किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय। ये विजयनगर का राजा था। कृष्णदेव राय कहाँ का राजा था? विजयनगर का राजा था। उसके शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक चला था। कितना? 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 तक चला था। इसे आंध्र भोज या अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। इसे आंध्र पितामह का उपाधि धारण मिला था। याद रखिएगा, आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। मैंने इसके साथ काल में तेलुगु भाषा उसको क्लासिकल युग कहा जाता था उसका। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तेलुगु साहित्य के कितने विद्वान रहते थे? 8 विद्वान रहते थे, जिससे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाना जाता है? तो हेमू के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? हेमू के नाम से। हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के नाम से जाना जाता था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1556 में हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा संग और बाबर के बीच हुआ था। राणा संग और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जीत गया था। किस कर व्यवस्था से बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो जब्ती। इसका आंसर होगा जब्ती। जब्ती बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसका? कृषि भूमि माप के आधार पर लगान निर्धारण करने के लिए व्यवस्था को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। यानी कृषि को माप करने के लिए जो लगान आधारित प्रणाली था उसको मापने के लिए जो व्यवस्था किया गया था उसे जब्ती प्रणाली कहा जाता है। इसकी शुरुआत शेरशाह के दीवान अहमद खान ने किया था। कौन किया था? शेरशाह के दीवान जो था अहमद खान ने किया था। जैसे नस्क, इसमें आता है नस्क, या लगान वसूली के लिए भूमि माप के आधार पर नहीं बनाया गया था। नस्क जो था, नस्क ये लगान वसूली के लिए भूमि माप के आधार पर नहीं बनाया गया था। लेकिन इसमें आता है दहसाल। क्या आता है? दहसाल। इस व्यवस्था को 1580 में विकसित किया गया था। कितना में? 1580 ईस्वी में दहसाल को विकसित किया गया था। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा टोडरमल को दिया जाता है। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको दिया है? टोडरमल को एवं ख्वाजा मंसूर को जाता है। किसको कहा जाता है? टोडरमल या ख्वाजा मंसूर को। लेकिन ये भी व्यवस्था है लगान निर्धारण जो करता था औसत पद्धति के आधार से करता था, औसत पद्धति के हिसाब से करता था। अब आते हैं भूगोल का क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल है 22,07,960 किलोमीटर क्षेत्रफल है। 22,07,960 किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। होन्शु द्वीप दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। यानी इंडोनेशिया के पर जो जितना जनसंख्या उसके बाद ये दूसरा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु के मध्य पूर्व में स्थित है। यानी इसका राजधानी भी जापान का कहाँ है? होन्शु द्वीप के मध्य पूर्व में है, मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश के भाग है? तो याद रखिएगा डेनमार्क का भाग है। किसका? डेनमार्क का।
ग्रीनलैंड का मतलब होता है लोगों की भूमि, लोगों को भूमि। डेनमार्क राजशाही के अधीन यह एक भूमि था, माने डेनमार्क के जो राजा था उसके अधीन ये भूमि थी, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक समूह के पूर्व में स्थित है। यानी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच पड़ता है कहाँ, डेनमार्क, और कनाडा आर्कटिक समूह के पूर्व में स्थित है। लेकिन कहा जाता है कि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है। किसका, उत्तरी महाद्वीप का एक हिस्सा है। किसका, उत्तरी महाद्वीप का एक हिस्सा है। लेकिन 18वीं सदी के बाद डेनमार्क ने इसे राजनीतिक रूप से हथिया रखा। 18वीं सदी के बाद डेनमार्क ने इसे राजनीतिक रूप से हथिया रखा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है। किसमें, अफ्रीका में। विश्व में 7 महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, जिसमें 54 देश हैं। कितना, 54 देश हैं। एशिया में 52 देश हैं, यूरोप में 49 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। उत्तरी अमेरिका में कितना, 23 देश हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में के आदिवासियों की आबादी उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम। कौन होगा, मिजोरम। मिजोरम लगभग 95% जनसंख्या आदिवासी मूल का, विविध आदिवासी मूल का। जो 2011 के जनगणना के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 1,91,014 व्यक्ति था। यह देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य था। देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, माने राजधानी? तो इसका याद रखिएगा, सुमेलित नहीं है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी जो पड़ता है मोरक्को के रबात राजधानी पड़ता है। ट्यूनिशिया के ट्यूनिस पड़ता है। अल्जीरिया के अल्जीरियस पड़ता है। केप ऑफ गुड होप को बमाको नहीं, माली पड़ता है। कहाँ पड़ता है, माली पड़ता है। केप ऑफ गुड को कहाँ, माली पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को पोस्टमासबुर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यानी दक्षिण अफ्रीका में पोस्टमासबुर्ग और उसका जो सीमावर्ती लगले का क्षेत्र है उसको किस खनिज के लिए जाना जाता है? किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए। किसके लिए, मैग्नीज के लिए। किसके लिए, मैग्नीज के लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए। अगला है, सूचित को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो एटलस जो पड़ता है दोस्तों मोरक्को में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मोरक्को में पड़ता है। किलिमंजारो पड़ता है तंजानिया में। चिम्बराजो पड़ता है इक्वाडोर में। पायरेनीज पड़ता है कहाँ, फ्रांस में। पायरेनीज कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया में जो है किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी मलेशिया टीन के लिए ही जाना जाता है। किसके लिए, टीन उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। रबर में थाईलैंड। निम्नलिखित में किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है? तो भूमध्य रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरता है? तो याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन है भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। कितना देशों, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोमा, प्रिंसिप, कागो, गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, केनिया, इंडोनेशिया, मालदीव,
किरिबाती, ये सब देशों से जाकर के गुजरता है, लेकिन भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से गुजरता नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूल निवास नहीं है? यानी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी इसका जनजाति नहीं है। तो हालचू जनजाति जो निवास करता है दोस्तों, ओंजे जनजाति अंडमान निकोबार में निवास करता है, सोमपेन जनजाति निवास करता है, हालचू, ओंजे, सोमपेन। रेंगमा जनजाति नहीं निवास करता है, जो नागालैंड और असम में पाया जाता है। रेंगमा कहाँ पाया जाता है? नागालैंड और असम में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? यानी हिमालय के पार में ट्रांस हिमालय है। तो ये सतलज नदी है। कौन सा? सतलज नदी है। ट्रांस हिमालय नदी सतलज नदी की यह उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के निकट है। किसका? सतलज नदी का। तिब्बत पर्वत के मानसरोवर झील के निकट है। राक्षसताल झील यहाँ पे स्थित है। राक्षसताल हिमालय की श्रेणियाँ काटकर गहरे गार्ज बनाता है। यानी हिमालय की जो श्रेणियाँ उसको काट करके क्या बनाता है? गहरे गार्ज को निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एजेंडा 21 कितने समझौता हुए? एजेंडा 21 में कितने समझौता हुए? तो याद रखिएगा दोस्तों, एजेंडा 21 में 4 समझौता हुआ है। कितना? 4 समझौता हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम यह है एजेंडा 21, जो साधारणीय विकास की अवधारणा को आधारित है। मैंने संयुक्त राष्ट्र ने इसको शुरुआत किया था 1992 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र के रियो डी जेनेरियो में इसका विकास पर मैंने सबसे ज़्यादा अस्तित्व आया था। और कब? 1992 ईस्वी में, जो पर्यावरण में विकास के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ था। इसमें 300 पेज 40 अध्यायों में इसका वार्तालाप किया गया था। कितना? 30 पेज या 400 पेज के 40 अध्यायों में इसका वार्तालाप किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समताप मंडल को जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। इसकी उपस्थिति ओजोन के कारण ईंधन खपत कम होती है। गलत है दोस्तों। इस परत में तापमान सम रहता है, जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल है। ये भी गलत है। इस परत के विमान भेदी शास्त्रों के मारक क्षमता सीमा से बाहर है। ये भी गलत है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होता। ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित सही नहीं है, उसको ढूंढना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, अंगामी जनजाति नागालैंड में पाया जाता है। बिरहोर झारखंड में पाया जाता है, इसके पहले मैं बताया था। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अंगामी नागालैंड में पाया जाता है, बिरहोर झारखंड में, खस नहीं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है। खस जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाया जाता है खस जनजाति। अगला क्वेश्चन है सहित, आप वीडियो को बने रहिएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी थी? तो 220 द्वीप है। कितना? अंडमान निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या 220 है। कितना है? 220 है। अंडमान निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या 220 है, जिसमें 204 अंडमान जबकि शेष 18 द्वीप निकोबार द्वीप का है। कितना? शेष 18 द्वीप किसका है? निकोबार द्वीप का है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का क्षेत्र है। कौन सा? अमरकंटक का क्षेत्र। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों नजदीक से है। मानी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पड़ता है। यह नदी पश्चिम की तरफ से भ्रंश घाटी में बहती है, जब्बलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाता है। कहाँ? जब्बलपुर के निकट में ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है और खंभात के खाड़ी में जाकर के कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी खंभात के खाड़ी में जाकर के एक गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है? तो 7516 किलोमीटर है। इसमें दिया है ऑप्शन में 7500 किलोमीटर। कितना? 7500 किलोमीटर।
भारतीय मानक समय में ग्रीनविच समय के बीच कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है दोस्तों। कितना? 5.5 घंटा का अंतर है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के समीप होता है। किसका? मानसरोवर झील। यह सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किसकी? सांगपो नदी। यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो रूबी वैरायटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी वैरायटी। 90% अभ्रक झारखंड में ही पाया जाता है, इसे रूबी वैरायटी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सा जो नदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती मांडवी एस्चुरी नदी बनाता है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी सब एस्चुरी नर्मदा, ताप्ती, मांडवी एस्चुरी नदी बनाती है, क्योंकि ये नदियाँ भ्रंश घाटियों से होकर अधिक गति के कारण गाद नहीं ले पाती है। भ्रंश घाटी से सबसे ज़्यादा वेग में जाता है और गाद ही नहीं ले पाता है, तो डेल्टा नहीं बना पाती है। महानदी डेल्टा बना पाती है। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कपासी वर्षा। किसका? कौन सा? कपासी वर्षा। टाइफूनी नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो चीन सागर है। कौन सा? चीन सागर। निमारी एक जल नस्ल है। तो एक गाय का एक नस्ल है। किसका? निमारी एक गाय की नस्ल है जो भारत में पाया जाता है। पोडजोल क्या है? पोडजोल कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। क्या? कोंधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। निम्नलिखित में कौन सा शीत धारा है? याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा शीत धारा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको वेनेजुएला। वेनेजुएला है जो शीत धारा है। इसमें 4-5 को आता है गर्म धारा और शीत धारा में। जैसे क्यूरोसिबो गर्म धारा है। क्यूरोसिबो कैसा धारा है? गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम गैस से गर्म, गैस से गर्म धारा स्ट्रीम है। ब्राज़ील धारा गर्म धारा है, लेकिन वेनेजुएला कैसा धारा? शीत धारा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है? तो 2008 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कब? 2008 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में इसको जोड़ दिया गया है। अब आते हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों 29 कार्यों की सूची के रूप में तहत दिया गया है। तो अनुच्छेद 243 के जी के अनुसार किया गया है। अनुच्छेद 243 के जी के अनुसार किया गया है। कहा जाता है कि अनुच्छेद 243 जी पंचायत के कारण उत्तरदायी संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1972 या 73वें संविधान संशोधन के नियम को जोड़ा गया, यानी 92 में 73वें संविधान को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय को सम्मिलित किया गया है 243 के जी में। तिहत्तरवें संविधान संशोधन कानून वैध की शुरुआत किस संविधान के बिल से हुआ था? माने 73वें संविधान संशोधन कानून की वैध शुरुआत किस संविधान के बिल से प्रस्ताव हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 64वां संविधान संशोधन बिल से। किससे? 64वां संविधान संशोधन के बिल से। अब 64वां संविधान संशोधन 1988 में राजीव गांधी के नेतृत्व में एक नई पहल किया गया था, जो 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। कब? 1988 में राजीव गांधी के समय एक पहल किया गया था। ये 1989 में 64वां संविधान संशोधन क्या गया था? बिल पेश किया गया था, लेकिन कांग्रेस का उस वक्त दुर्भाग्य था, राज्यसभा में उसको बहुमत नहीं मिला। उसमें बीपीसी का सरकार था। पुराने बिल का अवरुद्ध होने के कारण 1 साल तक भीतर मामूली बदलाव चलता रहा। 1 साल के बिल पेश किया गया, लेकिन बीपीसी की सरकार में बिल पारित होने पहले ही गिर गई। यानी बीपीसी का जो सरकार था वो पारित नहीं हो पाया और सरकार गिर गया।
इसके बाद कांग्रेस के समय 1993 में आया। कब आया? 1993 में आया। 73वें 74वें संविधान संशोधन में इसे कानून बनाकर पंचायती राज का दर्जा दिया गया। कब? 1993 में 73वें 74वें संविधान संशोधन में विधेयक को कानून बनाकर इसे पंचायती राज का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है, आप याद रखिएगा दोस्तों, मिलाना हाईकोर्ट में है, तो इसका आंसर जब हो जाएगा आपको, सबका डेट बाय डेट है, तो आप इसको आंसर डी मार लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 की के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 371 के के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थान प्रदान किया गया है? तो हैदराबाद और कर्नाटक को प्रदान किया गया है। किसको? हैदराबाद और कर्नाटक को प्रदान किया गया है। कब? 118वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 में और 2013 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में बन गया था। 98 संविधान संशोधन कब बना था? 2012 में बन गया था। इस अधिनियम के तहत दोस्तों भाग 21 अनुच्छेद में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। भाग 21 में एक झा के बाद ज्ञा क्या होता है? ज्ञा को जोड़ा गया, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक को क्षेत्र को विकास हेतु कदम उठाने का सशक्त प्रयोग किया गया। किसका? हैदराबाद और कर्नाटक को विकास करने का सबसे ज़्यादा सशक्त प्रयोग किया गया। भाग 21 के अनुच्छेद के झा के आ में, झा के बाद क्या होता है? आ में जोड़ा गया, ज्ञा में जोड़ा गया। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है मूल कर्तव्य भाग 4 ये सही है दोस्तों। राज भाग 6 सही है। भारत का महान्यायवादी ये नहीं है, सही है। भारत का महान्यायवादी जो है भाग 5 में है। कितना में? भाग 5 में है। अनुच्छेद 76 पड़ता है, भाग 5 और अनुच्छेद 76 पड़ता है। संघ एवं राज्य का अधीन सेवाएं भाग 14 में है। भाग कितना में? 14 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 से 11। कौन सा? नागरिकता से संबंधित कौन सा? 5 से 11। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो भारतीय संसद का सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य केवल लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। प्राक्कलन समिति में यह बताता है कि प्राक्कलन समिति के अनुरूप कोई भी काम किया जाता है या बरती जाती है, मितव्ययिता इसको बरती जाता है। इसका जो कानून है उसको आधार पर बहुत सशक्त है। इसका काम है कार्यकुशल और प्रशासक में क्या क्या सुधार किए गए उसको देख रेख करता है। जबकि लोकलेखा समिति में दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति में दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित कितना सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा को होता है और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। कार्यकाल दोस्तों 1 साल का 1 वर्ष का होता है। सरकारी उपक्रम समिति में भी एक है। सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। इसका भी कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कौन सा? सरकारी उपक्रम समिति में। लेकिन इसका उत्तर कौन सा? सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। निम्नलिखित दिए गए में से एक कथन का दूसरे का कारण को कहा गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्राकृतिक निरंतर परिवर्तन तत्व के मूल रूप से पाए जाते हैं। अगला ठीक सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था निम्न राजनीतिक कार्य कौशलों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व को समाहित है। तत्व को क्या है? समाहित है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर।
राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्रियों का न्यूनतम संख्या होता है 12। कितना होता है? 12। कहा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164, कितना? अनुच्छेद 164 में विधानसभा के सदस्यों के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। इसके अनुसार किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री सहित की कुल संख्या, राज्यों का जो विधानसभा होता है, विधानसभा में कुल जो संख्या होता है उसका 15% होना चाहिए। कितना? विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे मुख्यमंत्रियों सहित इसकी संख्या कितना होगा? 12 होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। संविधान के आधारभूत ढांचे का स्पष्ट कीजिए तो एक केशवानंद भारतीय अधिनियम 1973 वाला आंसर होगा। इसी में कहा गया है, केशवानंद भारती जो केरल राज्य से संबंधित है, 1973 के मामले में इसको वर्णित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका में संविधान का मौलिक भाग को स्वीकार किया है। प्रस्तावना या उसी को उद्देशिका कहते हैं। संविधान का किसको भाग का उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकार के भाग को स्वीकार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि हमारे संविधान का उद्देशिका और में बुनियादी तत्व खरा है। मैंने उद्देशिका में जो जोड़ा गया है, मैंने लिखा गया है, वो एक प्रकार का बुनियादी तत्व है। बुनियादी तत्व को इसे हटाया, इसे किसी भी तत्व को हटाया नहीं जा सकता। अगर हटाते हम तो ढांचा ढह जाएगा और संविधान वह नहीं रह पाएगा जिस आधार से पहले था। वह अपनी पहचान को क्या कर देगा? खो देगा। कौन कहे थे? केशवानंद भारती 1973 में, जो केरल से संबंधित है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है भारतीय बैंक में जमा करके रुपया जन्म द्वारा कर सकते हैं, देशीकरण किसी विवाह को सम्मिलित के द्वारा कर सकते हैं। कहा था 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का दिया गया? तो दिया गया है दोस्तों 29 विषय। इसके पहले आया था क्वेश्चन, आप देखेंगे इसमें 29 विषय। कहा जाता है कि नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार, नागरिक अधिनियम 1955 के अनुसार, और दोस्तों 1 मिनट, पंचायती राज से है, ठीक है। कहा था कि 11वीं अनुसूची के अनुसार 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? 11वीं अनुसूची के अनुसार 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। कब? 1993 में। पंचायती राज संस्थाओं का कार्य है कि 29 विषयों को प्रदान किया गया था, जिसमें 12वीं अनुसूची नगर पालिका और 18 विषय को, यानी 12वीं अनुसूची जो है किसको रखा गया? नगर पालिका से रखा गया, और है ना 12वीं सूची जिसमें 29 विषय में 12वां को रखा गया नगर पालिका से, 18 विषय को इसमें क्या कर दिया? जो रखा गया है। राज्य वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। कैसा है? संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका संबंध भाग 9 के संविधान के भाग 9 में इसका वर्णित है तथा भाग 9 के काम में भी इसका वर्णित है, जो अनुच्छेद 243 के क्या करता है? झा में पंचायत से संबंध में, तथा अनुच्छेद 213 के म में नगर निकाय से संबंध रखता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या किस वर्ष के आधार पर निश्चित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 वर्ष 1971 के आधार पर इसको निश्चित किया गया था दोस्तों। जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में, और 2026 तक इसको डिफिनिट कर दिया गया था। ये हट घट भट नहीं सकता है। निम्नलिखित में से किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। भूपेन हजारिका को मिला है, प्रणब मुखर्जी को मिला है, नानाजी देशमुख को मिला, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला। दीनदयाल उपाध्याय को नहीं मिला। भारत सम्मान नागरिक सम्मान 2 जनवरी 1954 से दिया जाता है।
कब से दिया जाता है? 2 जनवरी 1954 को दिया जाता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी घोषणा 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले भारत रत्न की उपाधि डॉक्टर, प्रथम व्यक्ति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किनको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो मेडल पीपल के वृक्ष के पत्ते के आकार का होता है। मेडल तांबे के बने पीपल के पत्ते के वृक्ष, पीपल के पत्ते के आकार का होता है। प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य और नीचे चांदी का रत्न, चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। किसमें? चांदी में भारत रत्न लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक के। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितना? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय हमारे संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची था और भाग 22 था। लेकिन वर्तमान में 444 और 12 माने अनुसूची है और 25 भाग है। वर्तमान में कितना भाग है? 25 भाग है। राज्य के दूसरे सदन की स्थापना उसे रद्द करने के संबंध में कौन सी सही विधि है? राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा, याद रखिएगा, विधानसभा की कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा ही पारित की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। विधानसभा में जितना बहुमत पारित है उसी के आधार पर, यानी 2/3 बहुमत अगर पारित हो जाता है तो हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णतः बहुमत से पारित 2/3 सदस्य। इसका अनुच्छेद 169, कितना अनुच्छेद? 169 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो 6 से 14 वर्ष का आयु सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने में पात्र है। भारत के निम्नलिखित में कौन सा ट्रेड यूनियन से आंदोलन से संबंधित रहे? ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन से संबंधित रहे? तो याद रखिएगा दोस्तों, बीबी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे। बीबी गिरी जो थे ट्रेड यूनियन आंदोलन से ट्रेड यूनियन आंदोलन श्रम आंदोलन था, लेबर मजदूरों का आंदोलन था। इसके महासचिव भी बने थे। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का इसका 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे और 1937 में जो आम चुनाव हुआ था उस समय ये जीत गए थे। 1975 में इनको क्या मिला? बीबी गिरी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्या? 1975 में। अब आते समान विज्ञान से क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावित होता है वो विटामिन के है। कौन सा? विटामिन के है। विटामिन के जो वसा में विलीय विटामिन को संश्लेषित करता है, प्रोटीनों को संश्लेषण करने का ये काम करता है। विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। विटामिन के से रक्त थक्का बनाने में प्रभावशाली होता है। क्या होता है? रक्त थक्का बनाने के प्रभावशाली माने अच्छा होता है। कहा जाता है दोस्तों कि महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। महिला सेक्स हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में सेक्स हार्मोन पाए जाने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन प्रणाली को विकास करने में सबसे अच्छा सहायक करता है। किसको? प्रजनन प्रणाली को विकास करने में महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। महिलाओं को शरीर में हार्मोन का महत्वपूर्ण भूमिका है। यह दिमाग, दिल से लेकर के क्या करता है? दिमाग तक के ये भी कंट्रोल करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? तो पैराफिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पैराफिन। पेट्रोलियम शुद्धिकरण से क्या प्राप्त होता है? पैराफिन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है?
तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की कमी होता है। किसका? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का काम होता है। आयोडीन एक पोषक तत्व है दोस्तों, जो शरीर के थायराइड नामक रसायन बनाने का काम करता है। क्या करता है? थायराइड नामक रसायन बनाने का काम करता है। थायराइड जो है शरीर को समग्र यानी पूरे भाग को ये विकास करने का काम करता है। श्वास से लेकर हृदय गति के लेकर शरीर के वजन एवं मांसपेशियों शक्तियों को भी विकसित करता है। कुछ बेहतर कार्य करके आयोडीन निर्भर करता है, इसी आयोडीन पर हम लोग निर्भर करते हैं। अगर जिसके पास आयोडीन की कमी हो जाएगा उसको नींद आने ज़्यादा लगता है। क्या लगता है? नींद आने की समस्या ज़्यादा हो जाता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सा धातु मौजूद है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जस्ता। कौन सा? जस्ता। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। अग्नाशय जो है दोस्तों मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से एक भाग लैंगर-हैंस द्वीप का, माने एक भाग को क्या कहते हैं? लैंगर-हैंस द्वीप का कहते हैं। लैंगर-हैंस द्वीप का के बीटा कोशिका से, कौन कोशिका से? लैंगर-हैंस द्वीप का के बीटा कोशिका से इंसुलिन अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन एवं वाई कोशिका से, अल्फा कोशिका एवं वाई कोशिका से सोमेस्टोटिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन हार्मोन निकलता है? सोमेस्टोटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करता है। इंसुलिन जो है रक्त में कितना मीठा है उसका ये काम करता है। इंसुलिन की अल्प मात्रा से मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। पूछता है परीक्षा में कि इंसुलिन के कम से कौन सा बीमारी होता है? मधुमेह नामक बीमारी होता है, जो जस्ता के भंडारण से परिपूर्ण होता है। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर दोस्तों कुछ विशिष्ट पेड़ पौधों के वनस्पतियों से निकाले जाते हैं, जिस उसका वनस्पति का दूध से ही बनता है, जिसे प्राकृतिक रबर हम कहते हैं। इसका आणविक सूत्र है C5H8 और अनुभार 68 है। कितना? C5H8 आणविक सूत्र है, अनुभार कितना? 68 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो मच्छर है। कौन सा? मच्छर। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम मादा इनफ्लूएंजा मच्छर के शरीर में काटने से होता है, यानी शरीर में जो दे देता है, चुभ जाता है और उससे प्लाज्मोडियम शरीर के अंदर चला जाता है। डंक के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर और रून कर देती है और सांस में जारा और बुखार होता है। लाल रुधिर नष्ट होने लगता है। क्या हो जाता है? लाल रुधिर नष्ट होने लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी लाल सहायता से पच जाता है? तो स्टार्च। कौन सा? स्टार्च। भोजन के मुख में आते ही लार निकलता है, यानी मुख से लार निकलता है दोस्तों। लाल हल्का अम्लीय होता है। पूछता है लार कैसा होता है? तो लाल अम्लीय होता है, जिसका पीएच मन 6 एवं 7 के बीच होता है। टॉलिन नामक एंजाइम लार में उपस्थित पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है? मंड में या शर्करा में बदल देता है। क्या करता है? मंड या शर्करा में बदल देता है। इसे एमाइलेज एंजाइम भी कह सकते हैं हम इसे। क्या करते हैं? एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, माल्टोज एंजाइम जो होता है शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज एंजाइम जो होता है शर्करा को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदल देता है। अम्लीय वर्षा होने का क्या कारण है? तो SO2 और NO2 है। क्या? अम्लीय वर्षा चिमनियों और कारखानों से निकलने वाले जो धुआं होते हैं SO2 और NO2 का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित कौन करता है? कौन सा एंजाइम है जो? तो याद रखिएगा जाइमेज। कौन सा? जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का प्रेरित करता है। निम्नलिखित में कौन सा समान
प्रशीतक जो घरेलू प्रशीतकों के प्रयुक्त होता है। तो फ्योन, किसको? फ्योन। फ्योन रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका CFC नाम है। इसका उपयोग विलायक, प्रशीतक, परिक्षेपक के रूप में करता है। विलायक, प्रशीतक और परिक्षेपक के रूप में होता है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणु की यौगिक संगठन है। ओजोन स्तर पर इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा जाता है कि CFC का एक अणु में ओजोन का 1,00,000 अणु का नए संरचना का बनाने की क्षमता रखता है। यानी CFC का एक अणु ओजोन को लाखों अणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर कुछ दोस्तों 91 आप पहुंच गए। मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है, तो इसे अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। कहा जाता है कि जड़त्वीय फ्रेम न्यूटन के नियम के अनुसार अपकेंद्रीय बल जो है जड़त्व बल का एक ही उदाहरण कहलाता है। आगे आते हैं दोस्तों। उचित रीति से कटे हीरे का साधारण चमक का कारण क्या होता है? तो यह उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। अति उच्च अपवर्तनांक और सूचकांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, क्रांति कोण जो होता है दोस्तों, कटे हुए हीरे का क्रांति कोण बहुत कम होता है, 24 डिग्री, और बाहर के प्रकाश को परावर्तित कर देता है, यह अधिक चमकदार दिखाई देता है। प्रकाश की गति किसके बीच न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच न्यूनतम सबसे कम होता है। प्रकाश की गति माध्यम पर निर्भर करता है दोस्तों। सबसे अच्छा चाल वायु तथा निर्वात में होता है, वायु और निर्वात में होता है, लेकिन कांच में सबसे कम होता है। निर्वात में इसका चाल होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी में इसका होता है 2.25 × 10⁸ होता है, और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला, समान स्त्रियों की आवाज़ का पिच। समान स्त्रियों की आवाज़ का पिच किसके कारण होता है? तो याद रखें, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। पुरुषों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। किसी इलेक्ट्रिक घड़ी के समतुल्य पूंजी पुर्जा होता है, क्रिस्टलीय दोलन होता है। किसका होता है? क्रिस्टलीय दोलन होता है। अंटार्कटिक में तीसरे भारतीय शोध केंद्र आधारित जिस नाम से रखी गई है, मैंने अंटार्कटिका में जो तीसरे भारतीय शोध है उसको नाम से रखा है, वो भारतीय है। कौन सा? भारतीय है। भारत का तीसरा शोध केंद्र कौन है? भारतीय। 2012 से ये शुरुआत हुआ था। कब से? 2012 से। जो अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत का अस्थायी स्टेशन, प्रथम अस्थायी स्टेशन गंगोत्री भी था, लेकिन द्वितीय अस्थायी स्टेशन मैत्री के नाम से 88 और 89 में इसको स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग उनके ताप के सूचक होता है। विभिन्न तारे का ताप अलग अलग होता है। नीला का होता है 50,000 केल्विन से लेकर के 28,000 केल्विन। श्वेत का होता है 28,000 केल्विन से लेकर के 1,00,000 केल्विन तक के होता है। 10,000 केल्विन तक होता है। और श्वेत का होता है 10,000 केल्विन से लेकर के 7500 केल्विन के आसपास में होता है। पीत का होता है 6,000 से 4900 केल्विन तक के होता है। लाल का होता है 3500 से लेकर 2000 केल्विन के आसपास में होता है। बादल और वायुमंडल तैरना किस कारण होता है? तो ये श्यानता के कारण होता है। किसके कारण? श्यानता के कारण। बादल और वायुमंडल आकाश में श्यानता के कारण तैरते हैं दोस्तों। बादल और वायुमंडल के भाप छोटे छोटे कण बने होते हैं, जिसका वेग कम होने के कारण वायु की दिशा में बह जाते हैं, वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। इन वायु की दिशा में क्या होता है? बह जाता है, वो तैरते हुए दिखाई देता है। पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है,
तो जमने पर उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। नेवर एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है, तो कोचीन में स्थित है। नेवर एयर स्टेशन कहाँ स्थित है, कोचीन में स्थित है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो जो कॉर्क है दोस्तों ये ओक नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम ककाइकस सुब्बर है। इसका ये वैज्ञानिक नाम है ककाइकस सुब्बर। मोती का मुख्य अवयव क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का मुख्य अवयव क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थेरियम का अयस्क है। लोहे में जंग रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो जिंक का उपयोग किया जाता। किसका, जिंक का उपयोग किया जाता था। विश्व में उपयोग होने वाली लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सा था, तो तांबा था। माँ के दूध पीने वाले बच्चे निम्न में कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो वह दीर्घायु नहीं हो सकते, गलत है। उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, सही है। उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, सही है। उसकी लंबाई असमान वृद्धि होती है, नहीं, लंबाई समान वृद्धि होती है, ठीक होती है। तो आपको इसका आंसर है दोस्तों ए नंबर, 1, 2 और 3 सही है। निम्नलिखित प्राणियों में कौन सा अपने शरीर में जल संग्रह कर लेता है, कौन सा प्राणी जो अपने शरीर में जल को क्या करता, संग्रह करता, तो ये ऊँट है। कौन सा, ये ऊँट। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो ये मटर का पौधा नाइट्रोजन से क्या करता है, भरपूर कर देता है। यदि खाद्यान्नों को सुनिश्चित करना तो कटाई के समय उसका आर्द्रता कितने प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए, तो 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। जब किसी पत्थर को पानी में डुबोया जाता है तो किसी समान पानी को विस्थापित कर लेता है, तो इसको आयतन विस्थापित कर लेता है। क्या करता है, आयतन को विस्थापित कर लेता है। अब अर्थव्यवस्था से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, 111 नंबर पहुंच चुके हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 के आसपास में किया गया था। पशु विकास कार्यक्रम दूध में उत्पादन के लिए बढ़ाने के लिए किया गया था। श्वेत क्रांति का जो जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे दोस्तों। इन क्रांति का तीसरा चरण इसका पूरा हो चुका है। क्रांति का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। सामाजिक आदि संरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो शिक्षा को शामिल किया गया, स्वास्थ्य को शामिल किया गया, आवास को शामिल किया गया, लेकिन तार संचार दूर संचार को सामाजिक संरचना में शामिल इसे नहीं किया गया। सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सबको क्या कर दिया, शामिल कर दिया गया है। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति जो संबंधित है गेहूं उत्पादन से संबंधित है। किससे, गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल विजेता नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि से संबंधित रखता है। भारत में इस क्रांति के प्रभाव गेहूं की कुछ सीमा या धान की सीमा को बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रीय कृषि नाबार्ड बैंक का जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, 6ठी। छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। हरा सूचकांक विकसित किया गया, यानी ग्रीन इंडेक्स कौन विकसित करता है, तो विश्व बैंक करता। कौन करता, विश्व बैंक करता है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ग्रामीण विकास से संबंधित है। ट्राइसेम क्या है, ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसेम। ट्राइसेम इसका ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या कृषि ग्रामीण से संबंधित है।
इसी का एक रूप है IRDP जो 1979 से प्रारंभ हुआ था। निर्धनता या दुष्चक्र की अवधारणा कौन दिए थे? तो निर्धनता और दुष्चक्र का अवधारणा नरकस दिए थे। कौन दिए थे? नरकस। 1953 ईस्वी में इन्होंने दिया था। ये पुस्तक लिखे थे प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एक पुस्तक था, फॉर्मेस इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। इन्होंने गरीब देशों की निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीबी बने हुए हैं लिखा है। ग्रामीण अवस्था विकास कोष किस सृजन के द्वारा किया गया था? तो नाबार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नाबार्ड के द्वारा किया गया था। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? ABC सूचकांक का संबंध जो है स्वास्थ्य से है। किससे? स्वास्थ्य से। ABC सूचकांक अर्थशास्त्रियों द्वारा ट्रेज रितिका खेरा यानी नारायण द्वारा विकसित किया गया है। सुधा नारायण के द्वारा विकसित किया गया है। पशुओं और बालकों की उपस्थिति को सूचकांक के बारे में ABC का मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स उत्तरजीविता, टीकाकरण और पोषण या स्कूल जाने वाले बच्चों के ऊपर विकास के लिए ही इसका संबंधित रखता है। निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो मार्ग कर नहीं लगाया जाता, सेवा कर लगाया जाता है, सीमा कर लगाया जाता है और शिक्षा कर लगाया जाता है। मार्ग कर नहीं लगाया जाता है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, नई आर्थिक नीति घोषित कौन से प्रधानमंत्री के समय किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, PV नरसिम्हा राव इसके समय में किया गया था। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण वो उस समय जब 91-92 में घोषित किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। कौन सा एक त्वरित अवस्था विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये ग्रामीण उद्योग विकास के अंतर्गत नहीं किया गया है। ग्रामीण जलपूर्ति, ग्राम सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण किया है, लेकिन ग्राम उद्योग ये नहीं किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों को रख रखाव हेतु बनाया गया? तो आरंभ। कौन सा? आरंभ। आरंभ जो है सड़कों को रख रखाव के लिए ग्रामीण सरकार, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों को रख रखाव के लिए आरंभ प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक के लिए जाना जाता है। यह पंजाब राज्य क्षेत्र के रूपनगर जिले में के एक कस्बा है नांगल। पंजाब राज्य क्षेत्र के रूपनगर जिले का कस्बा है। यह सतलज नदी पर बना भाखड़ा नंगल जल विद्युत परियोजना का नांगल में फर्टिलाइजर लिमिटेड उर्वरक का कारखाना है। कहाँ? वहाँ पे एक फर्टिलाइजर का कारखाना है। कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। NNFTA के सदस्य कौन कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, NNFTA के सदस्य जो हैं USA, कनाडा और मैक्सिको है। USA, कनाडा और मैक्सिको है। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अनुसार ही किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको ये शामिल है, लेकिन 2020 में कनाडा अपना इसका सदस्यता वापस ले लिया था। अब गणित से कुछ क्वेश्चन है। 3 वार्षिक परीक्षाओं में, जिसमें प्रत्येक का कुल विषय 500 है दोस्तों। एक विद्यार्थी की प्रथम, द्वितीय और वार्षिक परीक्षाओं में क्रमशः 45%, 50% और 60% समग्र का औसत का तीसरी वार्षिक का क्या निकालेंगे? तीसरा का वार्षिक क्या है? तो इसको हम निकालेंगे दोस्तों, ये तीनों का जो हो जाएगा, कुल का योग कर रहा है। एगो का योग कितना है? 500। प्रत्येक का कुल योग 500, यानी एक का योग 500, तो 3 का योग कितना हो जाएगा?
1500। 1500 जो है, 1500 का कितना परसेंट पास के लिए लाना हुआ था? 60%, यानी 60/100। इसको काट देंगे तो 900 आना चाहिए दोस्तों। लेकिन यह 45 और 55% पहले से मौजूद है ना, यानी 1500 का 45% निकाल लेंगे, ये टोटल है प्रत्येक का रहा दोस्तों, प्रत्येक का रहा। तो 3 को कहे तो 3 गुने 500, यानी कितना हो जाएगा? टोटल 1500 हो जाएगा। और ये दोनों को निकालेंगे 1500 को, तो ये हो जाएगा 500 इसका आएगा। तो यानी 900 में 500 घटाएंगे तो आएगा दोस्तों कितना? 400 आएगा। कितना आएगा उसका सही उत्तर? कितना आएगा? 400 आएगा। पी स्थित है ओ से 300 किलोमीटर पूर्व की ओर है। इसका सही उत्तर निकाल लीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है 250 किलोमीटर। कितना? 250 किलोमीटर। एक आदमी 3 माह के लिए बैंक से 1200 रुपया कर्ज लेता है। वह 1236 रुपये बैंक को लौटाना पड़ता है। तो ब्याज दर बराबर होता है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना हुआ? इसका अंतर करिएगा तो कितना हुआ? 36 रुपया। 36 रुपया गुने कितना हो जाएगा? 100 बटा मूलधन कितना है? 1200 है ना। और कितना? 3 माह के लिए, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 12। तो इसको काटिएगा दोस्तों तो आएगा 12%। 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 5 मीटर 1 मिनट में कितना? 5 मिनट चढ़ता है। तो दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसकता है, तो खंभे की बंदर में कितना समय लगेगा? तो इसको सिंपल तरीका है दोस्तों। याद रखिएगा कि खंभे का जो ऊंचाई है 80 मीटर का है, तो 80 में घटाइए कितना? 5 मीटर चढ़ता है तो 5 बटा 5 मीटर और 2 मीटर खसकता है, तो वास्तविक कितना चढ़ता है? तो 3 मीटर और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 75 बटा 3 और प्लस 1, 25 75 26। तो इसको दुगुना करेंगे तो कितना हो? 26 25 है, ये कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो 2 मीटर 1 मीटर करके 2 मीटर चढ़ा, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52। लेकिन अगला जो ऊंचाई होगा दोस्तों वो 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 91 मिनट में ये चढ़ जाएगा। 91 मिनट में क्या करेगा? चढ़ जाएगा। एक आदमी 3 कार यात्रा प्रतिदिन 10 घंटे चलाता है। तो पहले 45 किलोमीटर 10 घंटे चलता है प्रतिदिन, यानी 45 के हिसाब से 10 घंटा, तो 45 के हिसाब से 10 घंटा चलेगा तो 450 किलोमीटर चलेगा। अगला है दूसरे 40 किलोमीटर की दर से, यानी 40 किलोमीटर चलता है 10 घंटा, तो 400 किलोमीटर ये चलेगा। और तीसरा है 20 किलोमीटर बढ़ता, तो 20 गुने 10 करेंगे तो 200 किलोमीटर ये चलेगा। तो 400 और 2 650 और 4 1050 हो गया। अब बाटा टोटल कितना होगा? 10 20 और 30, 3 तिया 9 3 5 15, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता 43 व्यक्ति एक कैंटीन को कोल्ड ड्रिंक माजा और पेप्सी बेचती है। 18 व्यक्ति केवल माजा लिया, तो 6 व्यक्ति ने 5 को नहीं लिया। तो याद रखिएगा 5 जब नहीं ले रहा तो 43 में से 5 किया तो कितना हो गया? 38। याद रखिएगा। लेकिन 18 व्यक्ति केवल माजा और 6 व्यक्ति पेप्सी लेता है, तो 18 और 6 कितना होगा? 24। घटा दीजिएगा तो 4 हो गया, 3 में से 2 के लिए 1 हो गया, 14। ठीक है, 14। लेकिन दोनों ड्रिंक नहीं लिया। इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है
2 दिन कार्य करने के बाद एक एक दिन विश्राम करता था, यह क्रम चलता रहता है तो प्रतिदिन कार्य करने पर उसे 100 रुपया मिलता है। तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक के काम कितना कमा लेता है। तो याद रखिएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी सोमवार और मंगल करता है तो 200 रुपया हुआ। फिर एक दिन बैठता है, बुध को बैठ गया, फिर बुध बैठा तो बृहस्पति और गुरुवार करता है तो दो 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 कितना हो जाएगा, 400। शनिवार को पहुँच जाता है तो कितना हुआ टोटल हुआ, 400 रुपया। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, यानी फादर और सन, इससे कितना है, 4 गुना है। 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। तो याद रखिएगा, इधर हम लिख देते फादर अदर सन, इससे ये 4 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात यानी 5 बाद पिता की आयु की 3 गुनी है, इसका ये कितना है, 3 गुनी। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक बार निकालेंगे इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना है, 2 का। फादर और सन, इसका अंतर कितना है, 2 का अंतर है। तो ऊपर कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा। अब इसका अंतर कितना है देखिएगा, 3 का अंतर है इसका, तो इसका 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 तिया 3 हो जाएगा, हो गया। पिता की उम्र कह रहा है तो 5 जो कह रहा है ये वाला, तो 5 यहाँ पे ले लीजिएगा, हो गया। अभी दोनों का अंतर कितना है, 1 है तो 1 ले लीजिएगा। पिता का कह रहा है तो पिता यहाँ कितना से 8 है तो 8 से गुना कर दीजिएगा, तो 8 25 कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र इसके तिगुनी है, यानी फादर और सन, इसके से क्या है, 3 गुना है। 5 वर्ष पूर्व कितना, 5 वर्ष पूर्व, यानी -5। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुनी है, बेटे की उम्र से कितना गुनी है, 4 गुनी है। तो बेटे की उम्र अब इसमें पहुँच रहा है तो इसका अंतर कितना है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, फादर और सन, 3 अंतर है तो ऊपर 3 है तो 3 तिया 9, 3 है तो 1 तिया 3। इसका अंतर कितना है, 2 का, तो 2 से नीचे वाला गुना कर, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2। अब देखिए 5 इसको है, जो 5 यहाँ पे रख लेंगे। इसका अंतर कितना, 1। निकालना है बेटी का उम्र, तो बेटी का उम्र है कितना है, 9। बेटी का उम्र है कितना, यहाँ 3 है, 5 से कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। देखिए 2 नंबर में 15 वर्ष है। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाती है तो उसकी चौड़ाई 20% घटाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, x - y प्लस x - y, 1 से गुने बाई है ना, बटा 100 होता है इसका फॉर्मूला। इस पर याद रखिएगा, बढ़ाइए तो +20, घटाइए तो -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20 बटा कितना 100। ये दोनों तो कट जाएगा, ये शून्य से शून्य, ये शून्य से शून्य कर 2 दूनी 4, यानी -4% घटेगा। अब आ रहा है बिहार स्पेशल दोस्तों। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया। रविदास सभा का 1928 में बिहार सभा का गठन किसने किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, बाबू जगजीवन राम। कौन किया था, बाबू जगजीवन राम ने रविदास सभा का गठन किया था 1928 ईस्वी में। कब किया था, 1928 ईस्वी में रविदास सभा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नील की खेती करने की छूट चाहते तो नील के किसान को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो याद रखिएगा तावान। नील की खेती अगर करने से छूट जाता था चाहने वाले किसानों को, किसान के बदले उसे तावान कर देना पड़ता था। कौन सा, जुर्माना के रूप में तावान कर देना पड़ता था। 1835 से पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया, तो पटना में। कहाँ खोला गया था, 1835 में जिला स्कूल खोला गया था। 1923 ईस्वी में पटना नगर पालिका के दोस्तों 1835 ईस्वी में पटना में ही खोला गया था। कब, 1835 ईस्वी में।
जिला स्कूल। पूरे कहने का मतलब पूरे जिला में नहीं था, वहीं एक रखा गया था और उसी को जिला स्कूल के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो पटना के नगर पालिका के चेयरमैन थे। कौन थे? राष्ट्रपति बनने के पहले पटना के नगर पालिका के चेयरमैन कब बने थे? 1923 ईस्वी में बने थे। लेकिन नगर पालिका का कार्य उसको ठीक नहीं लगा, काम करने का तरीका उसको अच्छा नहीं था, इसलिए वहाँ से वो रिजाइन दे दिए थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह कब अभियान चलाया गया था? तो 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 1917 में गांधी का आरोपित कर मुकदमा चलाया था। अंग्रेजी शासन के उन्हें 24 घंटे के भीतर चंपारण छोड़ने की अनुमति दिया गया था। बरौनी तेल शोधन कारखाने में तेल शोधन क्षमता कितना है? तो 33 लाख टन है। कितना? 33 लाख टन है। बरौनी की स्थापना 1964 में हुआ था, बरौनी तेल शोधन का कारखाना का स्थापना। निम्नलिखित में देशांतरों रेखाओं में कौन से बिहार से होकर गुजरता है? तो 86 डिग्री देशांतर बिहार से होकर गुजरता है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों को ग्रुपिंग बिहार के किस ग्रुप में रखा गया? तो ग्रुप ए में रखा गया था। कौन ग्रुप में? ए में रखा गया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो गांधी ने 1900 पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। कौन? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था 1921 में। बिहारी छात्र परिषद के संगठित कौन किया था? तो बिहारी छात्र परिषद का संगठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया थे। बिहार एक निर्धन राज्य है दोस्तों। यहाँ बिहार एक निर्धन राज्य है। यहाँ संसाधनों का अपर्याप्त होने के कारण ये तो सही है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी सही है, जनसंख्या घनत्व के कारण ये भी सही है, संसाधनों का अनुचित उपयोग के कारण भी उपयुक्त में से कोई है। ई नंबर होगा दोस्तों। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए राजमार्ग किस शासक के द्वारा किया गया था? तो सम्राट अशोक द्वारा जो बनवाए गए राजमार्ग वो अफगानी शासक शेर शाह के द्वारा उसको पुनः निर्माण किया गया था, जिसको आज ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जानते हैं। बिहार में कितने रेलवे मंडल का मुख्यालय है दोस्तों? तो बिहार में 4 रेलवे मंडल का मुख्यालय है, जिसमें से आता है समस्तीपुर 1, दानापुर 2, सोनपुर 3 और कटिहार 4। टिवार्थ के अनुसार दक्षिण बिहार के किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? टिवार्थ तो बिहार को दक्षिणी बिहार को किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में रखा गया है? तो उत्तरी बिहार को CAW के रूप में रखा गया। उत्तरी बिहार को इसमें CAW के रूप में, लेकिन दक्षिणी के में AW के रूप में रखा गया है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंगिका भाषा बोली जाती है? तो भागलपुर में अंगिका भाषा बोला जाता है। भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, बांका आदि जिलों में बोला जाता है। दरभंगा में बोला जाता है मैथिली, पश्चिमी चंपारण, भोजपुरी, औरंगाबाद में मगही बोला जाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए आपको वेट करना होगा।